ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मोड़। सेंसेक्स 461 पॉइंट टूटा। निफ्टी 12 अप्रैल के बाद सबसे नीचे बंद। आलिया को भारत लाने के लिए हरकत में आई सरकार। प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त को लिखी चिट्ठी। किंगफिशर जैसी दिवालिया कंपनी की संपत्ति पर पहला हक कर्मचारियों का। बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी बिल पर संसदीय कमेटी की सिफारिश। अब मेडिकल कॉलेजों में एंट्रेंस के लिए पूरे देश में होगी एक ही परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने NEET को दी मंजूरी। 1 मई को पहली परीक्षा। पूरा हुआ स्वदेशी GPS का सपना। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ 7वां और आखिरी सैटेलाइट। नाविक के नाम से जाना जाएगा भारतीय GPS। नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और आज हमारा फोकस होगा आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर रिस्क पर। जी हां, निवेश की रणनीति तो अक्सर हम आपको देते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह के निवेश में आपको कितना रिस्क उठाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है खास आज शो में। निवेश को बढ़ाएं लेकिन रिस्क घटाने का क्या है फॉर्मूला। कैसे समझे अपनी छोटी बड़ी कमाई से जुड़े रिस्क को। मेहनत की कमाई के लिए सबसे सुरक्षित निवेश कहाँ। और योर मनी में आज हम फोकस करेंगे दर्शकों के सवालों पर भी, लेकिन साथ ही शुरुआत करेंगे आज के शो की एक बहुत ही अहम मुद्दे के साथ। अक्सर योर मनी में हम देखते हैं या हमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जहां हमारे दर्शक ये कहते हैं कि हमें ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसी कोई निवेश रणनीति आप हमें बताएं जिसमें रिस्क बिल्कुल भी ना हो। हमें मोटा मुनाफा भी चाहिए लेकिन साथ ही कम से कम रिस्क के साथ। तो ऐसे कौन से निवेश के विकल्प हैं जहां पर आप रिस्क को पहले ही समझ ले, पहले ही भाप ले, उसके बाद जाके आप उसमें निवेश करें। कौन कौन से वो रिस्क हैं, इसी पर आज हम करेंगे डिटेल से चर्चा। और आज हमारे साथ आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही आप इस चर्चा में हमेशा शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशवारा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कितने तरह के रिस्क अमूमन हम देखते हैं जो कि लोगों को परेशान करते हैं, निवेशकों को परेशान करते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर हम देखें तो महंगाई को लेकर जो रिस्क है उस पर सबसे ज्यादा बात होती है, जहां पे अगर आप अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके बाद आप अगर उसको सही तरीके से उसका आकलन नहीं करते हैं, खासतौर से आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, तब जाके महंगाई को लेकर जो रिस्क है वो सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर बन जाता है। लेकिन चलिए इस मुद्दे को और विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव मशरूवाला। गौरव जी, स्वागत है आपका। तो आज हम बात कर रहे हैं निवेश को लेकर रिस्क के बारे में। कितने तरह के रिस्क होते हैं अगर मैं ब्रॉडली समझना चाहूं तो? ब्रॉडली 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट, एक नॉन ट्रांसपेरेंट, और दूसरा जो ब्रॉड कैटेगरी है सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक। तो पहले मैं ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट की बात कर लूं। ट्रांसपेरेंट रिस्क वो है जो हमें दिखता है, जैसे कि हमने शेयर बाजार में निवेश कर लिया, कोई भी एक कंपनी खरीदी, जैसे कि टाटा मोटर्स। हमने 100 रुपए में टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा, उसका भाव गिर के 80 रुपया हो गया। हमें नेक्स्ट डे पता चलेगा या वही दिन पता चलेगा, हम देख पाएंगे स्क्रीन पे, मीडिया पे, कहीं पे। ट्रांसपेरेंट रिस्क है, रिस्क दिखता है, भाव में जो चढ़ाव उतार होते हैं वो हमें दिखता है, ट्रांसपेरेंट रिस्क। वैसे ही सोने में है, गोल्ड जो है भाव के उसकी बढ़ोतरी होती है, कम होता है, हमें दिखता है। अगर आपने संपत्ति में निवेश कर दिया तो कोई ऐसा सूचकांक नहीं आता, कोई ऐसा नंबर नहीं आता जिससे पता चले कि भाव कम हुआ कि ज्यादा हुआ। या तो अगर FD में निवेश कर दिया तो ऐसा कोई नंबर नहीं आता कि इन्फ्लेशन से हमारा जो रिटर्न हो कितना कम हुआ। तो वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, वो दिखता नहीं है। तो एक रिस्क है जो हमें दिखता है, दूसरा दिखता नहीं है। तो ये ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई। दूसरी जो है थोड़ी टेक्निकल है लेकिन मैं समझाने की ट्राई करूंगा, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। ये टेक्निकल है लेकिन मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा। सिस्टमैटिक जो रिस्क सिस्टम में है, जैसे कि इन्फ्लेशन की आपने बात की, तो फिर आप कहीं भी निवेश कर ले, इक्विटी में निवेश करेंगे तो भी इन्फ्लेशन के रेट जितना तो उसका रिटर्न कम हो जाएगा। FD में निवेश किया, रियल एस्टेट में किया, गोल्ड में किया, क्योंकि इन्फ्लेशन का रिस्क सिस्टम में है, पॉलिटिकल रिस्क सिस्टम में है, जियोपॉलिटिकल रिस्क सिस्टम में है। तो इससे आप कुछ नहीं कर सकते। आपने निवेश किया तो ये रिस्क आपको लागू पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरा अनसिस्टमैटिक है, जैसे कि अगर मैंने गोल्ड में निवेश किया और अगर प्रॉपर्टी के भाव गिर गए तो फर्क नहीं पड़ता मुझे गोल्ड में, क्योंकि वो सिस्टम में नहीं है। अगर मैंने इन्फोसिस के शेयर में निवेश किया और ब्याज के दर बढ़ गए, दोनों को कोई लिंक नहीं है, तो वो अनसिस्टमैटिक है कि पूरी सिस्टम में नहीं है।
तो हर एक निवेश के साथ सिस्टमेटिक रिस्क होता है जो पूरी सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा जो है वो अनसिस्टमेटिक रिस्क जो सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा होता है। तो ये दोनों रिस्क मिला के टोटल रिस्क होता है। चलिए, लेकिन इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं और आसान करते हैं हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले जब हम गोल आधारित करते हैं, जब हम लक्ष्य अपना जो है निर्धारित करते हैं, तो एक मिसमैच रिस्क हमेशा होता है कि हमने जो लक्ष्य अपने लिए बनाया है, क्या अगर लक्ष्य मेरा 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपए का है, क्या मुझे इतने पैसे मिल पाएंगे या नहीं, अगर मेरा जो इन्वेस्टेबल अमाउंट है वो अगर सिर्फ 1000 रुपए ही है। कई बार हम देखते हैं हमारे दर्शक सवाल यही पूछते हैं कि हम निवेश तो कम कर सकते हैं, लेकिन हमें जो लक्ष्य जो हासिल करना है, जो राशि हासिल करनी है, वो काफी बड़ी है। तो इसको हम क्या मिसमैच रिस्क कह सकते हैं जो अमूमन लोग फेस करते हैं? नहीं, मिसमैच रिस्क की जब बात करते हैं तो थोड़ा उसमें मतलब ये जो आप कह रहे हैं मोटा मोटी ठीक है, लेकिन थोड़ा बदलाव इस तरह है कि जैसे कि आपको 5 साल के बाद पैसे की जरूरत है और आपने 10 साल के बॉन्ड खरीद लिए। तो 5 साल के बाद और ये बॉन्ड ऐसे है जिसमें लॉक इन पीरियड है, तो आपको 5 साल के बाद पैसे मिलेंगे नहीं, तो ये मिसमैच रिस्क हो गया। आपको पैसे की जरूरत है 1 साल के बाद में और आपने ऐसे कोई प्रोडक्ट खरीद ली जिसमें कम से कम 15 साल का लॉक इन है, उसमें से आप लोन भी नहीं ले सकते, उसको आप लिक्विडेट भी नहीं कर सकते। तो आपकी जरूरत जब है तभी आपको पैसे वापस न मिल पाए, आप पैसे निकाल न पाए, तो ये मिसमैच रिस्क हो गया। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। ज्यादातर लोग जब निवेश करते हैं तो क्योंकि गोल के आधारित निवेश नहीं करते, इसलिए उनके निवेश में और गोल्स में मिसमैच है, और इसी वजह से जब पैसे की जरूरत है या तो पैसे मिलते नहीं है या तो उन्हें डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है। जैसे कि 1 साल के बाद पैसे की जरूरत है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया जो लंबे अरसे के लिए, जब पैसे की जरूरत पड़ी, मार्केट डाउन है, या तो वेल्थ इरोजन करे या कहीं और से पैसा लाए, तो ये मिसमैच। और ये दिक्कत हम सबसे ज्यादा युवाओं में देखते हैं, जिनको एक तो समझ नहीं होती है और दूसरा उन्हें अपने गोल्स लाइनअप करना भी नहीं आता। तो वो सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागते रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि पैसे की जरूरत कब है। हमेशा हाईएस्ट रिटर्न ये बेहतर आपके लिए नहीं हो, न भी हो। जैसे कि अगर कोई मुझे पूछे कि प्लेन और साइकिल में फास्ट क्या है, तो बकायदा प्लेन ही है, लेकिन अगर मुझे 1 किलोमीटर की दूरी पे जाना है तो मुझे कोई फ्लाइट नहीं मिलेगी, साइकिल ही चाहिए। तो ये तय करना जरूरी है कि आपका डेस्टिनेशन कौन सा है, और उसके हिसाब से या तो आप इक्विटी में करें, डेट में करें, ये तो हालांकि हम शोज पे कहते ही रहते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगले रिस्क की बात करते हैं जो है इन्फ्लेशन रिस्क, महंगाई को लेकर रिस्क। महंगाई कैसे आपके निवेश को खा जाती है? समझिए कि आज की तारीख में मेरे पास 1500 रुपए है और मेरे पास 2 विकल्प है। एक ऑप्शन है कि मैं ये 1500 रुपए में एफडी में डाल दूं, दूसरा ऑप्शन है नया सा मुझे शर्ट की जरूरत है, मैं दुकान में जाके मैं शर्ट खरीद सकता हूं 1500 रुपए का। मैंने ये तय किया कि मैं ये जो 1500 रुपए है एफडी में डाल देता हूं और 1 साल के बाद में शर्ट खरीदूंगा। तो 1 साल के बाद में अगर मुझे 10% रिटर्न मिल गए तो मेरा जो रिटर्न आएगा वो 1650 हो जाएगा, लेकिन वो शर्ट की कीमत 1800 रुपए हो गई। तो ये जो इन्फ्लेशन का रेट था उससे मेरा रिटर्न कम हुआ। तो ये इस तरह से महंगाई मार देती है और लोगों को ये पता नहीं चलता। वो जब लंबे अरसे के बॉन्ड खरीद लेते हैं या लंबे अरसे के डेट प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन इज अ स्लो पॉइजन, जैसे कि डायबिटीज को स्लो पॉइजन कहते हैं, इन्फ्लेशन इज अ स्लो पॉइजन। तो धीरे धीरे आपकी परचेजिंग पावर वो खा जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा रिस्क है, वो एक सिस्टमेटिक रिस्क है, पूरी सिस्टम में आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इसके ये जो रिस्क है ये डेट और इक्विटी दोनों तरह के निवेश जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं फोकस करना चाहूँ डेट में तो इंटरेस्ट रेट रिस्क एक बहुत बड़ी चिंता है। हाँ, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स लोग खरीदते हैं और उसे होल्ड नहीं करते आखिर तक, मतलब वो भी अलाउड है। जैसे कि डेट मार्केट में अगर हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो फिर जो ब्याज में बढ़ोतरी होगी या कम होगा तो उसके हिसाब से जो बॉन्ड पेपर्स है, जो बॉन्ड में निवेश किया उसका भाव या तो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो हमारा जो बॉन्ड है उसका प्राइस कम हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो हमारे जो बॉन्ड है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर उदाहरण दे दूं तो मेरे पास 100 रुपए का बॉन्ड है, उस पर 8% ब्याज मिलता है। अगर बाजार में नए बॉन्ड आ गए जिसपे 9% मिलता है तो मेरा 100 रुपए का बॉन्ड कोई 100 रुपए में नहीं खरीदेगा, मुझे कम में बेचना पड़ेगा। तो ब्याज के दर बढ़े तो मेरा बॉन्ड का प्राइस कम हो गया।
अगर नए बॉन्ड 7% के आ गए तो फिर मेरे पास 7% के बॉन्ड है, इसलिए मैं अगर बेचने जाऊंगा ज्यादा पैसा मिलेंगे, तो ब्याज का दर कम हुआ, मेरा बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया। इसी के साथ अगर हम देखें तो चूंकि अगर इक्विटी बाजार में निवेश की बात करें तो बाजार में उतार चढ़ाव, बाजार में गिरावट एक बहुत बड़ा डर होता है निवेशकों में। ऐसे में बाजार से जुड़े हुए रिस्क आपके इन्वेस्टमेंट पर किस तरह हावी हो सकते हैं, किस तरह असर डाल सकते हैं? मार्केट रिस्क इसे कहते हैं। जो भी प्रोडक्ट खरीदने बेचने के लिए मार्केट में जाना पड़े, फिर वो इक्विटी मार्केट हो, अगर इक्विटी है तो गोल्ड है तो बुलियन मार्केट है, रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट मार्केट है, जो भी चीज को एनकैश करने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है वहां पे मार्केट रिस्क रहता ही है। मार्केट में चढ़ाव उतार होते रहते हैं और उसके हिसाब से हमारा जो निवेश है उसमें या तो बढ़ोतरी हो सकती है, भाव कम भी हो सकते हैं, इसे मार्केट रिस्क कहते हैं। इक्विटी में इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही मार्केट टाइमिंग का भी एक रिस्क होता है। अगर आपने सही तरीके से मार्केट को टाइम नहीं किया हुआ है, और वैसे तो मार्केट को टाइम करना एक बहुत बड़ा काम है अपने आप में और कोई इसे कर नहीं सकता है, लेकिन अगर मेरा कोई लंबी अवधि का गोल हो तो क्या मुझे मार्केट टाइम का जो रिस्क है उसका असर पड़ेगा मेरे निवेश पर? अगर SIP कर देते हैं तो आसान रहेगा, क्योंकि मार्केट टाइमिंग गलत हो सकता है। काफी वक्त तक काफी किस्सों में देखा गया है कि वो गलत है, लेकिन उसको क्योंकि हम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि मार्केट टाइमिंग का वो रिस्क ले ही नहीं और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते रहे। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने मोटा मोटा अभी फिलहाल कुछ ही रिस्कों पर चर्चा की है जो कि आपके निवेश से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कुछ और ऐसे रिस्क जो कि आपके निवेश रणनीति पर असर डालते हैं, लेकिन साथ ही किस तरह के निवेश में आपको किस तरह के रिस्क से बचना चाहिए ये भी हम समझेंगे गौरव मशरूवाला से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। योर मनी में आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके निवेश से जुड़े रिस्क के बारे में। निवेश रणनीति तो आपको योर मनी में हमेशा हम देते हैं, लेकिन किस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, इस पर आज हम कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ बने हुए हैं गौरव मशरूवाला। गौरव जी, अब तक हमने बाजार से जुड़े रिस्क पर बात कर ली है, लेकिन एक रिस्क होता है डाइवर्सिफिकेशन का भी, जो हम कहते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो आप सभी पैसों को या अपने पूरे निवेश को एक इंस्ट्रूमेंट में ना डालें। ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर इफ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो इज नॉट गिविंग नेगेटिव रिटर्न्स, यू आर नॉट डाइवर्सिफाइड इनफ। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि हमेशा सभी एसेट क्लास या तो पॉजिटिव रिटर्न्स देंगे या तो नेगेटिव रिटर्न्स देंगे। कोई ना कोई एसेट क्लास ऐसे होंगे जो पॉजिटिव देते रहेंगे, कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो नेगेटिव देते हैं। अगर आपने सभी पैसे ऐसे निवेश कर लिए जो पॉजिटिव रिटर्न्स है, तो जब साइकिल टर्न होगी तो आपके सभी निवेश नेगेटिव रिटर्न देंगे। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है ताकि आपका पोर्टफोलियो ज्यादा वॉलेटाइल ना हो जाए, सभी निवेश आपके पॉजिटिव ना दे और बाद में सभी निवेश नेगेटिव ना दे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अगला होता है लिक्विडिटी रिस्क। निवेश में इंस्ट्रूमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें ये किस तरह का रिस्क है? कई दफे दर्शकों के सवाल भी आता है कि मैंने ये शेयर में निवेश किया, अभी उसका लिस्टिंग नहीं है, उसका भाव नहीं मिल रहा है। लिक्विडिटी रिस्क, आपके पास आपने निवेश तो किया है लेकिन आपके पैसे आपको नहीं मिल रहे। उसी तरह कोई बॉन्ड खरीद लिया आपने जिसमें लॉक इन है, आपको पैसे की जरूरत है लेकिन आप उसमें से पैसे निकाल नहीं सकते, तो ये भी लिक्विडिटी रिस्क हो गया। तो जहां पे जैसे आपने निवेश तो किया है, आपको उसका ब्याज या डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन अगर आपको मेन आपका जो कैपिटल है वो वापस चाहिए, आपको बेचना है लेकिन कोई खरीदने वाला है, या तो कोई खरीदने वाला है नहीं या तो उसमें लॉक इन है, आप पैसे निकाल नहीं सकते, तो ये लिक्विडिटी रिस्क हो गया। बिल्कुल, चलिए, तो यहाँ पर हमने चर्चा कर ली है आपके रिस्क पर, लेकिन साथ ही निवेश को लेकर जब हम अपना कोई इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करते हैं तो कैसे उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वॉल्व रिस्क को हम समझे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मैंने जब आगे बात की तो पहले सिस्टमैटिक रिस्क सभी निवेश में होंगे ही होंगे, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो एक सिस्टमैटिक रिस्क है प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क की, जिससे जो मैंने एक्सप्लेन किया, वो दोनों मिला के टोटल रिस्क है
और ये टोटल रिस्क सभी निवेश में रहेंगे। रिस्क फ्री रिटर्न हो ही नहीं सकता। जिस दिन आपने आपके पैसे किसी और को दिए, रिस्क हो गया। तो आपको समझना है कि इसमें सिस्टमैटिक रिस्क कौन सा है, अनसिस्टमैटिक, और आगे जितने भी रिस्क हमने डिस्कस किए उनमें से कौन कौन से रिस्क आपके निवेश को लागू पड़ते हैं, ये देखना जरूरी है और बाद में निवेश करें। रिस्क और रिटर्न एक ही सिक्के के दोनों बाजू है, तो दोनों की ओर ध्यान देने के बाद में निवेश करें। बिल्कुल, और अगर आप सोच समझ कर निवेश करते हैं तो आप इन तमाम जितने भी रिस्क पर हमने चर्चा की है उससे आगे बढ़कर बेहतर रिटर्न की तरफ भी जा सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ, और पहले दर्शक पीयूष हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। पीयूष नमस्कार, बताएं आप कहां से बोल रहे हैं, क्या करते हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया मैंने। आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, आप दिल्ली में रहने वाले हैं, और मुझे ये बताइए आपकी उम्र क्या है? मेरे 23। आप 23 साल के। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है मुझे पीयूष, बताइए आप 23 साल के हैं और क्या बिजनेस कर रहे हैं? डेली ऑटो पार्ट्स की होलसेल मार्केट में। ओके, तो आपको किस तरह का फाइनेंशियल प्लान चाहिए योर मनी से? मैम मैंने 10 लाख पे 10 लाख रुपये चाहिए 4 साल और 12-13 साल के पास हो रहा है। पीयूष आपकी आवाज मुझे ठीक से आ नहीं रही है, लेकिन आपका सवाल शायद हमारे पास फिलहाल है। आप 4 साल में 1 करोड़ रुपए चाहते हैं और 12 साल के बाद आपको लगभग 10 करोड़ रुपए चाहिए। फिलहाल आपने शायद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है। चूंकि आपने अपना बिजनेस शुरू किया है तो मैं ऐसा मान रही हूं कि आपको ये रकम आप अपने व्यवसाय के लिए ही चाहिए, लेकिन किस तरह से आपको प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक गोल जो है वो काफी शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टेबल अमाउंट आपके पास कितना है उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। आपसे संपर्क करने की वापस कोशिश करेंगे, अगर आपसे बात हो पाए तो हमें और जानकारियां मिल पाएंगी, लेकिन फिलहाल जितना हम समझ पाए हैं गौरव जी, क्या करना चाहिए पीयूष को? जो 4 साल का गोल है उसमें ऐसी कोई प्रोडक्ट खरीद ले, ऐसा कोई म्यूचुअल फंड खरीद ले जिसमें करीब 20-30% इक्विटी हो, रेस्ट डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट हो, और जो लंबे अरसे का गोल है 12 साल का, वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो अगर इक्विटी मार्केट में, जैसे कि इक्विटी एसआईपी में कर देते हैं तो ठीक हो जाएगा। दोनों मिला के करीब हर महीना वो अगर 17 से 18 हजार रुपए निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से ये दोनों लक्ष्य आसानी से वो हासिल कर पाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सिर्फ यही ध्यान में रहे कि वो कंटिन्यूअस निवेश करते रहे। हालांकि उनका खुद का कारोबार है, लेकिन उसमें चढ़ाव उतार हो, फिर भी अगर ये रकम करते रहेंगे तो दोनों टारगेट आसानी से अचीव हो जाएंगे। आप कितना निवेश कर सकते हैं पीयूष, अगर आप फोन लाइन पर हैं हमारे साथ? तो मैम मेरे को अभी आपका अमाउंट कंफर्म करना है, कितना मेरे को करना चाहिए, मेरे को कोई फाउंडेशन नहीं अमाउंट की। अच्छा, इन्हें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है? 17 से 18 हजार का जो मैंने फिगर दिया है वो मैंने कैलकुलेट करके दिया है। जो 4 साल का जो मैंने रिकमेंडेशन था उसमें मैंने करीब जो 30% इक्विटी और 70% डेट, वहां पे मैंने अज्यूम रिटर्न करीब 9 और 10% लिए हैं। और जो दूसरा जो है जो 12 साल का है, वहां पे मैंने अज्यूम रिटर्न करीब 14-15% का लिया है। वो दोनों मिला के अगर वो 17-18 हजार हर महीने करते हैं तो दोनों गोल अचीव हो जाएंगे। चलिए, तो फिलहाल आपको इतने बड़े रकम की इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि आप सोच रहे हैं कि आप कर सकते हैं। निवेश की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करें। पीयूष, यही सलाह हम आपको योर मनी के जरिए देंगे। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद और भी लेंगे यंगस्टर्स के सवाल और देंगे उनको फाइनेंशियल प्लान। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं रोहित का। ईमेल के जरिए सवाल पूछ रहे हैं, 25 साल की उम्र है इनकी और नए इन्वेस्टर हैं। एसबीआई ब्लू चिप में इन्होंने निवेश किया हुआ है, जानना चाहते हैं कि ये फंड कैसा है, इसके अलावा और किन फंड्स में ये निवेश कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि ये डिसिप्लिन तरीके से नहीं निवेश कर सकते, यानी लगातार हर महीने ये निवेश नहीं कर पाएंगे। 10 से 15 साल के लिए ये निवेश करना चाहते हैं। किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में निवेश करें, जानकारी हमसे चाहते हैं। किस लक्ष्य के लिए ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चाहते हैं, हमसे गौरव जी इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। कितना कमाते हैं और कितना और पैसे ये लगा सकते हैं, कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जो इन्होंने फंड का चुनाव किया हुआ है 10 से 15 साल के नजरिए से, ये फंड कैसा है? तो क्योंकि 10 से 15 साल की बात की है तो
इक्विटी म्यूचुअल फंड, कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड, अगर उन्हें खुद को जानकारी है तो एक एक्टिव फंड जैसे कि कोई लार्ज कैप फंड या मिड या स्मॉल कैप फंड ले ले। अगर नहीं है तो इंडेक्स फंड है, उसमें भी निवेश कर सकते हैं। और जो उन्होंने कहा डिसिप्लिन नहीं कर सकते, तो ये नहीं कर सकते मतलब उनकी आदत की प्रॉब्लम है या रेगुलर इनफ्लो नहीं है। अगर ऐसा है कि वो आदत की प्रॉब्लम मतलब डिसिप्लिन नहीं रह सकते, तो अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा। अगर ऐसा है कि रेगुलर इनकम नहीं है, रेगुलर आमदनी नहीं है, तो हर महीने ना करे, हर क्वार्टर करे, या तो बहुत छोटी रकम करे हर महीने और फिर हर क्वार्टर ज्यादा पैसा अगर बचा है तो उसे लमसम कर दे या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान करे। लेकिन रेगुलर करना जरूरी है। अगर बड़ी रकम, बड़ी राशि चाहिए उन्हें 10-12 सालों के बाद में, और इक्विटी फंड ही ठीक रहेगा। 2 या 3 इक्विटी फंड ले ले, एक फंड में न रखे। एक लार्ज कैप है, एक मिड एंड स्मॉल कैप फंड है, इंटरनेशनल इक्विटी फंड की ओर भी ध्यान दे सकते हैं, या तो फिर इंडेक्स फंड की ओर। तो 2 या 3 फंड ले ले, उसमें जो उन्हें रकम निवेश करनी है वो 2 या 3 हिस्सों में बांट दे और रेगुलरली करते रहे। हर महीने नहीं कर सकते हैं, हर क्वार्टर में कर ले, और उसका अगर छोटी रकम करे और फिर जब एक्स्ट्रा पैसे तो बड़ा कर ले। तो उस तरह से ये टारगेट अचीवेबल है, लेकिन थोड़ी बहुत डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी और थोड़ी क्लैरिटी की भी जरूरत है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप देखेंगे अमूमन रोहित जैसे जो नए निवेशक होते हैं या जो यूथ हमें सवाल भेजते हैं, अमूमन उनमें जो है गोल प्लानिंग को लेके हम देखते हैं कमी होती है। वो निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन किस लक्ष्य के लिए वो निवेश करना चाहते हैं, साथ ही किस इंस्ट्रूमेंट में उनको निवेश करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, इस तरह की प्लानिंग की हम बहुत कमी देखते हैं। नए निवेशकों के लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, थॉट क्लैरिटी नहीं रहती। पैसे चाहिए, लेकिन पैसे किस लिए चाहिए, माइंड फ्लिकर होते रहता है। आज एक चीज चाहिए, कल दूसरी चीज चाहिए। अगर कोई आसान तरीका कहना है उनको, तो एक काम करे, आज खुद का एक सेल्फी ले ले, चाहे तो हमें भेज भी ले, और सेल्फी के ऊपर उसके आसपास आपके गोल्स लिख ले कि मुझे गाड़ी चाहिए, या मुझे घर खरीदना है, या मुझे आईफोन खरीदना है, और कितने अरसों के बाद चाहिए वो भेज दे। वो खुद भी देखते रहे, या तो उसका डिस्प्ले पिक्चर बना दे, या उसका प्रिंट आउट लेके ले ले, स्क्रीन पे रखे और आपको भी भेज दे वो गोल के साथ। तो आप शो में भी उसका उत्तर दे सकते हैं और आपको बहुत सारे सेल्फी भी मिल जाएंगे। बिल्कुल, और साथ ही अगर आप अपने गोल्स हमें भेजेंगे इस तरह लिखकर, तो हम आपको एक फाइनेंशियल प्लान भी इसके साथ दे सकते हैं। लेकिन अमूमन हम देखते हैं जो हमें यंगस्टर सवाल पूछते हैं टैक्स को लेकर, वो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाता हूं, अगर मैं 1 साल में निकालूं या मैं 6 महीने में निकालूं, तो मुझे कितना टैक्स लगेगा। अमूमन अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो ये टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है? देखिए, अगर इक्विटी फंड्स की बात करते हैं तो इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। अगर आपने 1 साल क्रॉस कर लिया है तो 1 साल से कम है तो 15% लगता है शॉर्ट टर्म में। और अगर डेट फंड की बात करें तो अगर 3 साल से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% रेट है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, नहीं तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन। और अगर 3 साल से कम निवेश किया है आपने डेट फंड में, तो आपका जो टैक्स का रेट है उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो टैक्स तो है ही, लेकिन इक्विटी फंड में एक अरसे के बाद बिल्कुल टैक्स नहीं है, और जो डेट फंड है उसमें टैक्स लगता है। जो गोल्ड फंड्स है, गोल्ड फंड्स के टैक्स के इम्प्लीकेशंस डेट फंड्स के बराबर होते हैं। तो डेट फंड्स, गोल्ड फंड्स, उसके अलावा जो मंथली इनकम प्लान है, वो सभी में टैक्स के इम्प्लीकेशंस डेट फंड के हिसाब से रहते हैं। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी रहता है। ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स करीबन आज की तारीख में 25% प्लस सरचार्ज, सेस वगैरह के लेके 27 से 28% जितना आता है। तो आपको डिविडेंड आपके हाथ में टैक्स फ्री है, लेकिन वो टैक्स काट के आपके हाथ में आएगा, तो उसमें भी टैक्स तो लगता ही है। कोई प्रकार के जो म्यूचुअल फंड है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैक्स तो है ही। बिल्कुल, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रख के आप अपने लिए निवेश रणनीति बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई नए निवेशक हैं, आपको पहली सैलरी अपनी मिली है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स आपको अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हम देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। योर मनी पे आप अपना सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अपना नाम जरूर भेजिएगा, और साथ ही आप @kavita.th पे अपना सवाल और ट्वीट भी कर सकते हैं। mf@moneycontrol.com पे अपना सवाल ईमेल कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, और साथ ही अपनी लोकेशन भी जरूर मेंशन करें। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी आज शो पे आने के लिए। और योर मनी में मुझे भी आज दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए इसी आवाज पर। नमस्कार।